अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। बीपी जी रामजी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी भारत की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, यह नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही हैं। टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में अब शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और एआई से निगरानी और सीधे डिजिटल भुगतान, यानी अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी। अब जो भी होगा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग भी होगी, एआई टूल का भी इस्तेमाल वहां पे हो सकता है, और सीधे डिजिटल भुगतान डीबीटी के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे, ये इसके माध्यम से होगा। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। यह भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण, जिला लोकपाल की व्यवस्था और केक के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान ये नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा गांव में मांगेगा उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसके गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को
यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम है, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। लेकिन अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है, जिन राज्यों में उन लोगों को, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उन राज्यों को इसके माध्यम से ज्यादा कार्य मिलेगा, श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान उनका सुरक्षित होगा, किसान को समय पर भी श्रम उपलब्ध होने लगेगा।